तो अब एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। अभी तक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या था, वो चार्ज एट रेस्ट था, है ना। लेकिन जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके कारण जो फील्ड होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जब भी चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जानते हो कि मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर ना। तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वो जो करंट होगा वो डीसी करंट होगा। क्लियर ना। तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इन अदर वर्ड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डीसी करंट। यही है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। क्लियर। तो जैसे कोई चार्ज दिया रहता था तो आप उस चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब इस केसेस में क्या होगा, कोई करंट एलिमेंट होगा और उस करंट एलिमेंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। क्लियर ना। तो इसके लिए एक बायोट-सावर्ट लॉ है जिसका स्टेटमेंट ये है कि सपोज करो ये कोई आप बिजली वायर है ना, क्या आपका कोई वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, लेंथ एल है, मान लो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर से, करंट आई हो रहा है, ये इसका लेंथ मान लो एल है, लेकिन सर छोटा सा एलिमेंट लिए जिसका लेंथ क्या है डी एल। ठीक है ना। तो इस एलिमेंट को बोलेंगे हम करंट एलिमेंट, आई डी एल को क्या बोलेंगे हम, करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी, मान लो ये पी है, यहाँ पे हमें करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब हमें डी एच निकालना है। ठीक है। डी एच को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफरेंशियल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप जो निकाल रहे हो पूरा करंट नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण लिख रहे हो। ठीक है। तो हमारा एम क्या है कि इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्लियर। अब मान लो कि ये जो करंट एलिमेंट और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ये आर है। क्लियर। इसको आप वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हो, तो अगर वेक्टर के रूप में लिखोगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर ए आर। ए आर क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, जो क्या है इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी की ओर है। क्लियर। अब ये करंट एलिमेंट और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है किसको, इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट पी से। तो ये करंट एलिमेंट और ये जो लाइन है उसके बीच का एंगल क्या है, मान लो अल्फा है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब ये जो डी एच है, मतलब डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इस करंट एलिमेंट के, तो आई डी एल। क्लियर। उसके बाद ये बोल रहा है प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ अल्फा, मतलब एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी। क्लियर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इस जो लाइन इसके डिस्टेंस का स्क्वायर के। तो इस तीनों को जो कंबाइन करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को जो कंबाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, डी एच इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन अल्फा बाय आर स्क्वायर। क्लियर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, डी एच इज इक्वल टू के आई डी एल साइन अल्फा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई। तो क्या होगा 1/4 पाई आई डी एल साइन अल्फा बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो आइडियल दो चीज़ है, एक आइडियल पार्ट है और एक साइन अल्फा पार्ट है। क्लियर। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसको आप वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हो तो अब किस में आता है साइन थीटा, क्रॉस में आता है, ए क्रॉस बी, ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या,
क्या जो है आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर ए आर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि डी एल क्रॉस ए आर क्या होगा, है ना, ए आर क्या यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी की ओर है। अगर इससे पूछा जाए ए आर क्या होगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए आर, तो आप क्या लिखोगे आर बाय आर। तो इस तरह ऐसे भी लिख सकते हो इसको आई डी एल क्रॉस आर बाय आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आई डी एल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यू, ये डी एच हो गया। क्लियर? आप पूरे वायर के कारण निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग द लेंथ करना होगा। क्या होगा ये आई डी एल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यू। क्लियर? ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड है इस आर का, है ना, और आर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही बायट-सावर्ट लॉ था, जिसको मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है इसमें। इट स्टेट दैट द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH produced at point P by the differential current element IDL is proportional to the product IDL and the sine of angle alpha. अल्फा क्या है, between the current element and the line joining P to the element, and is inversely proportional to the square of the distance between R, है ना, between P and Q, the current element. Okay, between R distance R जो क्या है between which is distance R between P and the current element. Clear? तो यही था आपका बायट-सावर्ट लॉ, जिसमें एक वायर होगा जिसमें करंट फ्लो होगा, उसका हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। तो जो करंट एलिमेंट होगा आइडियल, उस आइडियल के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, है ना। तो हम कैसे किस फार्मूला का यूज़ करके करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे। अब चूँकि इंटेंसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो दो तरीका है डायरेक्शन फाइंड करने का, एक राइट हैंड रूल से और एक राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। दो मेथड्स है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो राइट हैंड रूल कहता है कि राइट हैंड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड राइट फिंगर्स इंसर्कलिंग द वायर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे आपका ये राइट हैंड है ना, ये इसका फिंगर हो गया और इसका थंब हो गया। जो थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, और जब इसको मोड़ोगे तो ये जो मोड़ने वाला जो दिखाएगा, ये जो फिंगर है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज करो कि ये करंट ये बिजली का वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है, तो इस थंब को क्या करोगे, ऐसे रखोगे, इसको मोड़ोगे तो क्या दिख रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या वो अंदर की ओर बढ़ा है। क्लियर ना, इनटू द फेज है। ओके, और दूसरा मेथड्स है स्क्रू रूल। अब जैसे कि आप नेल्स देखे होगे, क्लियर, तो करेंगे क्या, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि स्क्रू प्लेस्ड अलोंग द वायर एंड पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो ये आपका स्क्रू है ना, इसको नेल बोलते हैं ना, तो ये जो पॉइंट है ये बताएगा किसका, जैसे ये आपका मान लो स्क्रू है, ये पॉइंटिंग है, ये डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में, तो इसका जो रोटेशंस होगा, तो जो रोटेशन जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो डायरेक्शन बताएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऐसे होगा, ठीक है ना, तो इसको ये जो मोड़ोगे इस तरह, क्लियर है ना, तो क्या बताएगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो यही लिखा है मैंने। दूसरी बात, अगर करंट का फ्लो इस तरह होता, मान लो
कि अभी करंट ऐसे जा रहा था ना, अब इस तरह जा रहा था करंट, तो कैसे निकालते, राइट हैंड फिंगर से इसको इस तरह रखोगे, थंब को ये इन सर्किल होगा तो अंदर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अंदर होगा, इनटू द पेज होगा। अगर इनटू द पेज होगा तो उसको आप क्रॉस से आप डिनोट करोगे, लेकिन वो बाहर की ओर आएगा तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मान लो कि अभी जो करंट है वो ऐसे आ रहा है, क्लियर, तो अब क्या करोगे, आप ऐसे है ना, इस तरह करोगे तो ये क्या होगा, इस तरह बाहर की ओर निकला तो क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ द पेज हो जाएगा, माने पेज से बाहर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डॉट से लिखेंगे, क्लियर। अब स्क्रू रूल से देखना चाहते हो तो क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये इस तरह आएगा, क्लियर। अब इसको रोटेशन करोगे, इस तरह रोटेट कर, अंदर की ओर जाना है ना, अंदर की ओर जाना है तो कैसे घुमाओगे, तो अंदर जाएगा, ये इस तरह जाएगा, घुमाओगे तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द पेज, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है डॉट से रिप्रेजेंट करो और क्रॉस से। डॉट से तब भी रिप्रेजेंट करेंगे जब वो आउट ऑफ द पेज होगा, क्रॉस तब प्रोडक्ट यूज करेंगे जब वो इनटू द पेज होगा, क्लियर। तो यही सब था इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो आपने क्या सीखा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है, वो डीसी करंट के कारण प्रोड्यूस होता है, या कहे दूसरे वर्ड में कि व्हेन चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो फील्ड होगा वो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कैलकुलेशन है गिवन बाय बायट-सवार्ट लॉ, जो क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट at a given point P is the proportional to the current element proportional to the sine of angle between current element and the line joining point P and the current element, and inversely proportional to the distance between current element and the point P. ओके, यही था बायट-सवार्ट लॉ। इसका जो डायरेक्शन है गिवन बाय राइट हैंड रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहे हैं कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है किसी फाइनाइट लेंथ का, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, क्लियर। तो चलिए बताते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ, बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आर, अगर मान लो कि ये पॉइंट पी है, सपोज करो पॉइंट पी है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज करो ये आपका, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ए एक्स, ये आपका ए वाई, और ये क्या है, ए जेड, है ना। मान लो ये पॉइंट, ये करंट एलिमेंट है ना, ये आपका एक वायर है, ये आपका वायर है, इसका एक पार्ट लिया मैंने आई डी एल, तो इसका जो कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन से ये क्या हो जाएगा, ये आर डैश और ये क्या हो जाएगा आर, तो ये जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट और पॉइंट पी का, कैसे निकालो, ये जो आर है, ये आर कैसे होगा, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, ओके, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश, ये करेंगे, तो ये आर इस तरह निकालेंगे जब दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया रहे तो, क्लियर। तो नेक्स्ट आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैं इसको मिटाऊं, तो ये जो है बस आपको ये याद रखना है, ओके। तो अब बस ये फॉर्मूला याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है आई डी एल क्रॉस आर बाई 4 पाई आर क्यू, या इसको आप बाहर ले लो, 4 पाई को, तो कि कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, ओके। तो अब बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
ओके। तो सपोज करो ये आपका एक एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस, ये ए वाई, और ये आपका ए जेड एक्सिस है, ठीक है ना। अब इस जेड एक्सिस पे क्या स्ट्रेट वायर है, मान लो ये एक वायर है, इसका लेंथ ए से लेके बी तक, ये आपका एक स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ का, इसका ए पॉइंट का इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट बी है, मतलब इस लेंथ का है। अब इसके कारण हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो पी है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वाई और जेड, हमें यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे हम उसको, मैंने यहाँ पे लिख दिया आर डैश, आर लिख दिया ना, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस स्ट्रेट कंडक्टर में से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट आइडियल लेंथ का। करंट कितना फ्लो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या फ्लो रहा है, आई। इसका जो एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे हम डी एल, जो कि इसका कोऑर्डिनेट, चूंकि ये जो वायर है कौन से एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया 0 0 जेड डैश। क्लियर। इस करंट एलिमेंट का जो, ये आपका जो करंट एलिमेंट है आई डी एल, तो अब बताओ ये आर डैश, ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 ए एक्स प्लस 0 ए वाई प्लस जेड डैश ए जेड। ओके, तो क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इस करंट एलिमेंट को इससे हम मिला देते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इस करंट एलिमेंट को इससे हमने मिला दिया, जो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है आपका, आर डिस्टेंस है। ओके, क्लियर ना। तो अगर इस अल्फा का वैल्यू यहां से लेके यहां तक जाएगा, तो अगर मतलब सपोज करो ये पॉइंट को इसी में लाएंगे, ये एंगल बनाएगा कितना, अल्फा 1, ये बनाएगा अल्फा 2 इस पॉइंट से। क्लियर ना। तो कैसे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सबसे पहले बताओ, हमने फॉर्मूला क्या बताया, आई डी एल क्रॉस आर बाई आर की। इसमें हमें आर चाहिए, आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो आर डैश, जिसके कारण निकालना है उसका मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन वेक्टर, तो आर डैश क्या है, आर माइनस आर डैश। तो आर कितना हो गया, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड माइनस, ये तो जीरो है सीधे लिख देंगे, मैं इसको लिख देता हूँ जेड डैश ए, चलिए तो लिख लो पूरा, 0 ए एक्स प्लस 0 ए वाई प्लस जेड डैश डी जेड डैश ए जेड। जेड डैश ए जेड। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड। क्लियर। अब इसको मैं सिलेंड्रिकल में लिख सकता हूं, जैसे ये पॉइंट है ना, कैसे आया इस पॉइंट बी पे, जैसे आपने चला होगा यहां से एक्स डिस्टेंस चला होगा, ये क्या हो गया x, फिर यहां से ये पॉइंट क्या हो गया y, और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये z होगा। क्लियर। तो अगर मान लो जिस पॉइंट का a b, इस पॉइंट को मैंने c लिख दिया है, ये c, ये हो गया आपका d, ये e है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे जाने के लिए
अब तो एक्स ए एक्स चलो, फिर वाई ए वाई चलो, फिर जेड डैश ए जेड चलो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाओ। कौन सी डायरेक्शन में? एरो डायरेक्शन में। ये जो है आपका, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ए रो डायरेक्शन। क्लियर? जो कितना एंगल बनाएगा यहाँ से? फाई एंगल बना के, है ना। तो इसका जो लेंथ हो गया रो हो गया। तो आप इसको दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हो? रो ए रो प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड। अब ये बताओ कि ये जो ट्रायंगल है ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। ओ इसका नाम लिख दिया मैंने, बी ए बी सी डी, ये ई है ना। इस ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया ओ ई और ये पी, है ना। क्लियर? ओ ई कितना हो जाएगा? ये रो हो जाएगा। और पी कितना लेंथ पे है? ये जेड लेंथ पे है। क्लियर? तो अब जैसे ये लेंथ ये जेड है, तो इसके ठीक पैरेलल जो होगा ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट मान लो एफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रो ही होगा। और ये लेंथ कितना होगा? जेड होगा, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो लेंथ है यहां से लेके ये लेंथ कितना होगा? तो ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है ओरिजिन से कितने हाइट पे है? जेड डैश हाइट पे है, ठीक है। और ये जो है ओपी है कितने हाइट पे? ओरिजिन से है, जेड हाइट पे है, तो ये भी जेड होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जेड माइनस जेड डैश। ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? जेड डैश माइनस जेड, मतलब सी एफ। तो ये भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये रो है, ऐसे ये रो था, और ये जो लेंथ हो जाएगा क्या होगा? जेड माइनस जेड। तो अब क्या कहोगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है एफ पी, ओके, एफ पी, और ये जो आपका पॉइंट है सी, तो ये जो एफ सी है, एफ सी कितना लेंथ हो जाएगा? ये जेड डैश माइनस जेड। और ये एफ पी क्या हो जाएगा? ये रो, ओके, क्लियर ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये जो एंगल है सी पी जो मिला है, ये एंगल क्या हो गया आपका? अल्फा हो गया। बस थोड़ा सा ये याद रखना है आपको। तो हमें सिर्फ इस ट्रायंगल से मतलब है, इसको मैंने हटा दिया। तो इस ट्रायंगल से आप क्या जान रहे हो? इसको मैंने, ये जो आर डैश हो गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू रो ए रो माइनस जेड डैश माइनस जेड इंटू ए जेड। क्लियर? तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा R रो स्क्वायर प्लस जेड डैश माइनस जेड का स्क्वायर, ओके। अब इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल, टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा? रो बाय जेड डैश माइनस जेड। तो जेड डैश माइनस जेड क्या हो जाएगा? रो बाय टेन अल्फा। तो जेड डैश माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? रो कॉट अल्फा, ओके। तो इस इक्वेशन का आप यहाँ पे यूज करो। ये जो आर है रो स्क्वायर प्लस जेड डैश माइनस जेड क्या हो जाएगा? रो स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, रो स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा? रो स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा, मतलब क्या हो गया? रो कॉसेक अल्फा। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वैल्यू कितना आ गया? रो कॉसेक अल्फा।
ओके, इसको मैंने फर्स्ट में, चलो मैं इसको ये फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने यहाँ पे सेकंड लिख लिया। ओके, नाउ सिंस जेड डैश माइनस जेड, ये क्या आपका रो कॉट अल्फा। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो तो फिक्स है, लेकिन ये जो जेड डैश है वेरी कर रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है, तो हमें तो इस पूरे करंट निकालना है। तो जेड वेरी करे, जेड डैश वेरी करेगा, ये अगर जेड डैश वेरी करेगा तो अल्फा भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा और जेड डैश एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। अल्फा और जेड डैश एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसको अगर अल्फा के रिस्पेक्टिव में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी जेड डैश बाई डी अल्फा, जेड तो कांस्टेंट है, क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू रो कॉट अल्फा का क्या हो जाएगा अल्फा के रिस्पेक्ट में, माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1। तो क्या हो जाएगा, डी जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा है, माइनस रो कॉसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, डी एल क्रॉस आर क्या होगा। अब डी एल क्रॉस आर, जैसे दो वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अच्छा दूसरा डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है कौन से एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे है, तो स्मॉल, इसको कैसे लिखेंगे आप, डी जेड डैश ए जेड क्रॉस आर, आर क्या आपका, आर जो निकला है ये रो ए रो माइनस जेड डैश माइनस जेड ए जेड, यानी तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको यूज करके, प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड, है ना। तो कैसे लिखते हो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं, ए रो ए फाइव ए जेड, पहला डी एल इसका क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है, इसका एक्स कंपोनेंट रो कंपोनेंट, फाइव भी जीरो है, सिर्फ जेड कंपोनेंट है, वो क्या है, डी जेड डैश है। इसमें क्या है, रो है, इसमें फाइव कंपोनेंट जीरो है, इसका जेड कंपोनेंट क्या है, जेड माइनस जेड डैश। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये डी एल क्रॉस आर इज इक्वल टू ए रो फर्स्ट कॉलम, ये तो जीरो ही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो आ गया, माइनस ए फाइव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। तो क्या होगा, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो माइनस रो डी जेड डैश, ओके, प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो जीरो आ गया, इंटू जीरो, तो सिर्फ क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, तो रो डी जेड डैश यूनिट वेक्टर ए फाइव, तो जो डी एल क्रॉस आर का वैल्यू आया रो डी जेड डैश 5। क्लियर। तो हमें जो आर का मैग्नीट्यूड निकल गया, डी जेड डैश निकल गया, है ना। तो इसमें अगर पुट करेंगे रो डी जेड डैश कितना है, ये माइनस रो कॉसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा यूनिट वेक्टर ए 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस रो स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा यूनिट वेक्टर ए 5। क्लियर। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, यूजिंग फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। ओके, तो अब आई को बाहर ले लेते हैं, आई बाई 4 डी एल क्रॉस आर, ये आया कितना, माइनस रो स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा यूनिट वेक्टर ए 5,
बाय आर क्यू। आर कितना आया है, इसका क्यू है तो क्या हो जाएगा, रो क्यू कॉसेक अल्फा क्यू अल्फा, है ना, कॉसेक क्यू अल्फा। तो अब बताओ यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ कॉसेक क्यू अल्फा, तो नीचे में एक कॉसेक अल्फा बच जाएगा, तो ये माइनस आई बाय 4 पाई रो स्क्वायर, यहाँ रो क्यू, एक रो बच गया, ओके, इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसेक अल्फा। 1 बाय कॉसेक अल्फा का मतलब क्या हो गया, साइन अल्फा डी अल्फा यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर। अब हमें करना क्या है, ए से बी पे जाना है। तो अब ये जो ए है, इस ए को आप क्या करेंगे, आप इसको भी मैं मिटा दूं। अब ये जो ए है ये कितना डी बना रहा है, ये अल्फा 1, और ये जो बी है ये कितना डी बना रहा है, ये अल्फा 2। तो अल्फा को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक। तो अब बताओ साइन अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस अल्फा, तो ये माइनस कॉस अल्फा और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बचेगा, वो आई बाय 4 पाई रो कॉस अल्फा, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 यूनिट वेक्टर ए फाई। तो क्या आ जाएगा, आई बाय 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 यूनिट वेक्टर ए फाई। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ओके, एट दिस पॉइंट। क्लियर, आशा करते हैं कोई समझ में आ गया होगा। अब केसेस है आपका कि सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इनफाइनाइट लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लेंथ का हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ समरी में। तो आपने जो सीखा H इज इक्वल टू क्या आ गया, I बाय 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 यूनिट वेक्टर ए फाई। तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, फाई डायरेक्शंस में है। फाई सिलेंड्रिकल में क्या होता है, फाई कर्व पे रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट एम है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूं, ओके, इसको मैं मिटाऊं, इस पॉइंट को मैं मिटा देता हूं। स्पेशल केसेस, हाँ, केस फर्स्ट, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके ओके। लेट एक्सिस्टेशन करेंगे, कंसीडर लेट जो पॉइंट पी है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई और ये 0, ठीक है, क्लियर ना। तो अब जो लेंथ है हमारा, जैसे ये आपका क्या था ए एक्स है, ओके, ये आपका ए वाई हो गया और ये ए जेड है ना। तो जो करंट ये आपका जो सेमी इनफाइनाइट का मतलब इसका पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए यहाँ पे है, ये पॉइंट क्या है बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 इनफाइनाइट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 0। पी पॉइंट क्या है, यहीं पे होगा, सॉरी एक्स वाई, ओके, ये पॉइंट पी है आपका, है ना, मतलब एक्स वाई और 0। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लियर ना। तो ये कितना एंगल बना है, इसको इस पॉइंट को आप इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, ये हो जाएगा आपका अल्फा 1, ये हो जाएगा अल्फा 2। अब बताओ कि आप क्या जानते हो, टेन अल्फा इज इक्वल टू रो बाई जेड डैश माइनस जेड, ये जान रहे हो। तो एट फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, अल्फा 1 से,
और जेड डैश हो जाएगा 0, जेड भी क्या हो गया 0। तो जो 10 अल्फा 1 हो जाएगा रो बाय 0 माइनस 0, ये क्या हो गया वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो अल्फा 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा वो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर पॉइंट बी के लिए अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा 2 और 10 अल्फा 2 इजिकल टू क्या हो गया रो बाय जेड डैश क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस 0। तो समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या हो गया 0, मतलब अल्फा 2 कितना हो जाएगा ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, H इज इक्वल टू आई बाय 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 कितना आ गया यहाँ पे 0 डिग्री 0 माइनस कॉस अल्फा 1 कितना है पाई बाई 2 90 डिग्री यूनिट वेक्टर A5। तो क्या आ जाएगा cos 0 1, तो क्या आ गया ये आई बाय 4 पाई रो यूनिट वेक्टर A5। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू आई बाय 4 पाई रो यूनिट वेक्टर A5। ओके, केसेस 2 के लिए अब केसेस 2 बता रहा हूँ। केसेस 2 का मतलब क्या हो गया जब इनफाइनाइट लेंथ का हो, है ना। तो इसको मैं मिटाऊं, केसेस 2 इसको मैं मिटा रहा हूँ। फॉर केसेस 2 केस 2, तो अभी क्या सीखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समरी H इज इक्वल टू आई बाय 4 पाई रो यूनिट वेक्टर A5। ओके, इसको मैं मिटाऊं। फॉर इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो अब बताओ ये आपका यूनिट वेक्टर Ax है, यूनिट वेक्टर Ay है, यूनिट वेक्टर Az है ना। तो इस केसेस में क्या होगा, ये आपका ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, जेड एक्सिस पे ही है। तो इनफाइनाइट इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 माइनस इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा 0 0 प्लस इनफाइनाइट। अब पॉइंट P तो आपका यहीं पे है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या था x y और 0। क्लियर। तो अब बताओ इस केसेस में 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या जानते हो, 10 अल्फा इज इक्वल टू रो बाय जेड डैश माइनस जेड। तो फॉर पॉइंट ए के लिए क्या होगा अल्फा को रिप्लेस किया अल्फा 1 से, जेड डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस इन्फिनिटी से और जेड को 0 से। तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू रो बाय माइनस इन्फिनिटी माइनस 0। ये 0 डिग्री हो जाएगा लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो जो अल्फा 1 कितना हो जाएगा वो 180 डिग्री में। क्लियर। फॉर पॉइंट बी अल्फा को रिप्लेस करेंगे किससे अल्फा 2 से, जेड डैश को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, जेड को 0 से। तो जो 10 अल्फा 2 है रो बाय इन्फाइनाइट बाय 0, ये जो आएगा क्या हो जाएगा वो 0 आएगा, समथिंग बाय इन्फाइनाइट 0, ये पॉजिटिव है तो अल्फा 2 कितना हो गया ये 0 डिग्री। तो जो आप H जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी I बाय 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 कितना 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस अल्फा 1 कितना 180 डिग्री यूनिट वेक्टर A5। तो यहाँ पे आप जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा क्या हो जाएगा I बाय 4 पाई रो कॉस 0 1 माइनस कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 यूनिट वेक्टर A5। तो ये क्या आ जाएगा I बाय 4 पाई रो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 यूनिट वेक्टर A5, मतलब I बाय 2 पाई रो A5। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। तो अब कंपेयर करो, ये 1 बाई 4 पाई है और ये क्या है 1 बाई 2 है। क्लियर ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया बढ़ गया,
किसका ज़्यादा, इनफाइनाइट लेंथ का जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर से। क्लियर? तो अब मैं समरी लिख देता हूँ। तो जो H आया, H इज इक्वल टू I बाई 2 पाई रो यूनिट वेक्टर ए फाई। पॉजिटिव है ना, तो करंट का जो डायरेक्शन हो गया वो अंदर की ओर होगा, मतलब क्रॉस होगा या डॉट होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये क्रॉस होगा, है ना। क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे थंब ये हो गया, ये फिंगर क्या होगा, अंदर की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, ये क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो, क्रॉस क्रॉस और ये क्रॉस, ठीक है। तो इसको मैं मिटाऊं, तो जो समरी है इसको मैं समरी लिख देता हूं। आपने क्या सीखा, ओके। तो ये क्या था आपका, एक इनफाइनाइट लेंथ था ए बी, है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये क्या था आपका, पॉइंट बी था, जो कितना बना रहा था एंगल अल्फा 1, ये पॉइंट क्या बना रहा था, अल्फा 2, ओके। तो इस केस में जो, और ये जो निकला था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था, ये I बाई 4 पाई, ये तो लिख ही दिया हूँ मैं, है ना, ये इसका हो जाएगा, ओके। फर्स्ट केसेस हो जाएगा ये, तो H इज इक्वल टू I बाई 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 ए 5, है ना, क्रॉस पहला। दूसरा क्या था, ये पॉइंट आपका P है मान लो, है ना, ये आपका A है और ये B पॉइंट था, जिसमें 0 0 इन्फिनिटी, ये 0 0 0 और ये क्या था, XY 0। क्लियर? इस केस में क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेमी इनफाइनाइट के लिए I बाई 4 पाई रो यूनिट वेक्टर ए फाई, ये भी इसका क्या हो गया, अंदर की ओर होगा आंसर। केसेस 2 हो गया। केसेस 3 के लिए ये ए पॉइंट था, ये पॉइंट बी था, ये आपका पॉइंट पी है, एक्स वाई और ये 0। क्लियर ना? तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया था इसमें, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0 माइनस इन्फिनिटी, ये 0 0 प्लस इन्फिनिटी। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आया था I बाई 2 पाई रो यूनिट वेक्टर ए 5। क्लियर ना? तो आशा करते हैं आपको इस समझ में आया होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, थैंक यू।